हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आज का हमारा टॉपिक होगा सेल्फ इंडक्टेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। अभी तक जो चैप्टर्स हम पढ़ते आए हैं उसमें हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, कैपेसिटेंस पढ़ा, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडक्टेंस। इंडक्टेंस में भी इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो आओ शुरुआत करते हैं एक कॉइल से। ऐसी कॉइल जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। इस कॉइल में करंट बह रहा है I। अगर ये करंट कांस्टेंट है, यानी इस करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तब तक तो सब कुछ सही है। लेकिन अगर ये करंट वेरी कर रहा है, ये है एक वेरिंग करंट, जिसका अर्थ हुआ कि समय के साथ ये करंट या तो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर ये इस तरीके का करंट है तो इस कॉइल के अंदर अपने आप एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। वो ईएमएफ कहलाती है इंड्यूस ईएमएफ। और जब ईएमएफ प्रोड्यूस होती है तो ये कॉइल अपने आप एक करंट प्रोड्यूस करती है, और वो करंट कहलाता है सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। क्या कहलाता है? सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। आप ये पॉइंट लिख लो, इफ करंट I is a varying current, तो क्या होता है? Induced EMF is produced। और जब EMF प्रोड्यूस होगी तो जाहिर सी बात है करंट भी प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड, उसको हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। तो उसका नाम है बच्चों सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। सेल्फ इंड्यूस्ड इसलिए कहते हैं कि इस कॉइल के अंदर वो करंट खुद बे खुद प्रोड्यूस हो जाता है। बस समझ लो ये एक जादू है, कॉइल के अंदर करंट खुद बनने लगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो वेरिंग करंट है और समय के साथ बदल रहा हो। ठीक है, आ गई ये बात समझ में? तो बच्चों ये रब कर रहा हूं, आप नोट कर लो। अब हम बात करेंगे इस करंट की डायरेक्शन की। इस करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की होती है कि ये करंट I जो कि प्राइमरी करंट है, इसका अपोज करता है, इसका विरोध करता है। अब जैसे हम एक केस लेके चलते हैं, करंट I की डायरेक्शन है इस तरीके से, और करंट I समय के साथ बढ़ रहा है। कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन ये है। मान लो ये है। तो इस डायरेक्शन में अगर करंट बढ़ रहा है I और कॉइल का करंट है इस डायरेक्शन में, तो ये इस करंट को बढ़ाएगा या घटाएगा? जाहिर सी बात है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वो इस करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। लेकिन इस करंट की जो टेंडेंसी होती है, जो कॉइल के अंदर है सेल्फ इंड्यूस्ड करंट, उसकी टेंडेंसी ये होती है, उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है कि वो इसका विरोध करता है, यानी इसके मैग्नीट्यूड को कम करेगा। और इसके मैग्नीट्यूड को अगर ये कम करेगा तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इस तरीके की। सही है? तो ये पॉइंट हम लिख लेते हैं, इफ प्राइमरी करंट is increasing, then self induced
करंट विल डिक्रीज इट। आई ये बात समझ में? करंट, प्राइमरी करंट आई को ये डिक्रीज करेगा अगर इसकी टेंडेंसी है इंक्रीज होने की, समय के साथ बढ़ने की। सेकंड पॉइंट, सेकंड केस ये है कि ये करंट समय के साथ कम हो रहा है, समय के साथ इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो अब देखो सेल्फ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? आई इस डायरेक्शन में है, समय के साथ कम हो रहा है, समय के साथ कम हो रहा है, ठीक। अगर इसकी डायरेक्शन ऐसी है तो ये इसे और कम करेगा, समय के साथ और कम करेगा, ठीक है। देखो आई मान लो 100 एम्पियर है, ये सिर्फ 10 एम्पियर है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ रहा है 9 एम्पियर, इसकी वैल्यू हो गई 8, घटता जाएगा ना, 7, 6, 4। और अगर ये इस डायरेक्शन में होगा सेल्फ इंड्यूस करंट, तो ये इसे और घटाएगा, यानी घटते हुए को और घटाएगा, लेकिन इसकी टेंडेंसी है इसे अपोज करने की। यानी अगर ये घट रहा है तो सेल्फ इंड्यूस करंट इसे बढ़ाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ऐसे, तभी तो बढ़ाएगा। तो ये पॉइंट लिख लो, इफ प्राइमरी करंट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का अर्थ है डिक्रीजिंग विथ टाइम, तो सेल्फ इंड्यूस्ड करंट करंट विल इंक्रीज इट, यानी उसे बढ़ाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई, इसकी डायरेक्शन का कंसेप्ट नोट डाउन कर लो। तो बच्चों और सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। सेल्फ इंडक्शन इट इज अ फिनोमिना, is a phenomena in which it is a phenomena of electromagnetic induction. Electromagnetic induction in which on changing a current in the coil an opposing induced EMF is set up in that coil। ठीक है, ये एक फिनोमिना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसमें अगर हम किसी कॉइल में करंट चेंज करते हैं तो उस कॉइल में एक अपोजिंग इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हो जाती है। अब जब इंड्यूस ईएमएफ सेटअप हुई है तो इंड्यूस करंट भी आ जाता है। अच्छा, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है उसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। इंड्यूस ईएमएफ, इसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो इस बात को। अब इससे रिलेटेड फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे। चलो फिर से एक कॉइल बनाते हैं। कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। बहुत ही बड़ी कॉइल बन गई। n इज नंबर ऑफ टर्न्स
in the coil. Phi magnetic flux linked with one turn. तो phi t टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई टी क्या है? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई टी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फाई। ठीक है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स को मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद वन टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस कॉइल में आई करंट फ्लो कर रहा है। बच्चों एक बात पे आप ध्यान दो, ये करंट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, किसी भी कॉइल में अगर आई करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। आई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जितनी आई की वैल्यू ज्यादा उतनी मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू ज्यादा, और जितना बी ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। यह बात आप समझते हो? यानी कहने का अर्थ यह है कि जितना करंट ज्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, या हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स करंट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। करंट ज्यादा तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा, करंट कम तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा। तो यानी ये इक्वेशन बैठती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब अगर हम एक कांस्टेंट लेते हैं L, देन फाई टी इज इक्वल टू एल आई। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करने के लिए हमने ये कांस्टेंट लिया L, और ये L कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये लिख लेते हैं, L इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। नोट डाउन कर लो आप ये बात। तो यहां से हम L की यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये देखो यहां ये आपका हो जाएगा L इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन करंट। फ्लक्स की क्या यूनिट होती है? वेबर, और करंट की एम्पियर। तो L की यूनिट हो जाएगी वेबर पर एम्पियर, और इसको हम कहते हैं हेनरी। इसको डिनोट करते हैं H से। बच्चों ये फॉर्मूला देख के ऐसा लगता है कि ये जो L है ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट पे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कॉइल की शेप पर और साइज पर, यानी कॉइल की लेंथ पर, नंबर ऑफ टर्न्स और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। आप इसको ऐसे समझो कि जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ी थी तो ओम्स लॉ कहता था V इज इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू V अपॉन आई। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड नहीं करता था। फॉर्मूले से तो देख के यही लगता है कि साहब ये V और I पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता था शेप और साइज पर। देखो क्या फॉर्मूला होता था रेजिस्टेंस का? रो एल अपॉन ए। रो रेजिस्टिविटी होती थी, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एक तरीके से शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता था रेजिस्टेंस। ऐसा ही यहां इंडक्टेंस के केस में है। ये जो एल डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है। ये नोट करने वाली बात है, इसे आप नोट कर लो।
कि L डिपेंड्स अपॉन शेप एंड साइज ऑफ द कॉइल। लिख लो इस बात को। यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बॉक्स में कर देते हैं। इस फॉर्मूले से कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन निकल के आती है। क्या है डेफिनेशन? अगर करंट 1 एम्पियर है तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। बस यही लिख सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is equal to the total flux linked with the coil when unit current is flowing through the coil. तो बच्चों ये डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो। ये रेड मार्कर से मैंने मार्क कर दी, इसे आप नोट कर लो। लिख लो ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्क्रीन पॉज करके। तो बच्चों ये मिटा दे, रब कर देते हैं। तो हमारा जो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया, ये आया टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू L इंटू आई। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया। अब एक फॉर्मूला और है इंड्यूस्ड ईएमएफ। चलो यहां से लिखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बच्चों फैराडे लॉ क्या कहता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई टी अपॉन डी टी। ये क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके बराबर होता है। तो मैग्नीट्यूड तो इसका डी फाई अपॉन डी टी होता है, माइनस साइन ये शो करता है कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इस रेट ऑफ चेंज को अपोज कर रहा है। यही तो लेंस लॉ होता है। याद आ गया? अगर नहीं आया है तो फैराडेज लॉ और लेंस लॉ वाला वीडियो आप इस प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। अब फाई टी की जगह हम रख देंगे एल आई। यहीं पे सॉल्व करते हैं। इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ एल आई। एल तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो ये हो जाएगा म्यू इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आया। तो ये दूसरा फॉर्मूला यहां लिख लेते हैं, इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी। सही है? ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लो। यहां पर हम L को ऐसे लिख सकते हैं, L इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ अपॉन डी आई बाय डी टी। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, इस माइनस साइन को भूल जाएं। ये तो डायरेक्शन शो कर रहा है इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो L इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन डी आई बाय डी टी। डी आई बाय डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम है।
अगर इसकी वैल्यू है 1 एम्पियर पर सेकेंड, यहां लिखो, ऐसे लिख लो di/dt इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो L क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, L इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां से L की एक डेफिनेशन और निकल के आती है, इसे नोट कर लो। बस L की डेफिनेशन लिखते हैं और आज का लेक्चर ओवर। ठीक है, चलो। L की डेफिनेशन होगी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस is equal to the induced EMF in the coil, is equal to the induced EMF in the coil when rate of change of current, rate of change of current is unity। तो इस कॉइल में जो करंट आई फ्लो कर रहा है वो एक वेरिंग करंट है जो समय के साथ बदल रहा है, और di/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद टाइम अगर यूनिटी है, इज यूनिटी, तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये दो फॉर्मूले आप याद रखना, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आते हैं। ठीक है बच्चों, सेल्फ इंडक्टेंस का कंसेप्ट इस वीडियो में खत्म, इसको सही से समझ लो। आज के लिए इतना बहुत है, बाय। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करो खूब, मन लगा के पढ़ो, बाय।